नमस्कार। आज हम एक सफर पर चलेंगे उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले की एक विधानसभा सीट तिरवा के राजनीतिक परिदृश्य को समझने के लिए। यहां बात सिर्फ हार जीत की नहीं है। यहां हम ये देखेंगे कि कैसे एक विधानसभा क्षेत्र का गहरा विश्लेषण प्रभावी शासन यानी कि इफेक्टिव गवर्नेंस का एक ब्लूप्रिंट बन सकता है। तो चलिए तिरवा के समीकरणों को परत दर परत समझते हैं। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक कंस्टिट्यूएंसी की नहीं है। ये कहानी है यहाँ के 3,80,571 मतदाताओं की, उनके सपनों की, उनकी चुनौतियों की। हमें ये समझना होगा कि जमीनी स्तर पर, ग्रासरूट्स लेवल पर हमारा लोकतंत्र असल में काम कैसे करता है। उत्तर प्रदेश का ये छोटा सा हिस्सा अपने आप में पूरे भारत की राजनीतिक जटिलताओं और उम्मीदों को समेटे हुए है। और इस पूरी कहानी में दांव पे क्या लगा है, आप सुनेंगे तो शायद यकीन ना करें। सिर्फ 4,608 वोट, जी हां, 4,608 वोट्स। 2022 के चुनाव में जीत और हार का फैसला बस इतने ही मामूली अंतर से हुआ था। ये आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमें याद दिलाता है कि एक एक वोट की, हर एक आवाज की कितनी ज्यादा कीमत है और तिरवा में मुकाबला कितना कांटे का है। तो आज के इस विश्लेषण में हम इन 6 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले राजनीति के असल मकसद को समझेंगे, फिर जमीन की हकीकत जानेंगे, चुनावी आंकड़ों की गहराई में उतरेंगे, एक दशक में आए बदलावों को परखेंगे और इन सब के आधार पर एक सफल शासन के लिए एक ठोस रास्ते की, एक ब्लूप्रिंट की रूपरेखा तैयार करेंगे। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले और सबसे जरूरी बात, हमें ये मानसिकता बदलनी होगी कि राजनीति का मतलब सिर्फ चुनाव जीतना है। नहीं, किसी भी राजनीतिक रणनीति का, किसी भी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का अंतिम लक्ष्य, उसका असली मकसद होता है लोगों की सेवा करना, एक ऐसा शासन देना जो प्रभावी हो, जो जवाबदेह हो और जो उनके जीवन को बेहतर बनाए। जीत तो बस उस काम को करने का एक जरिया है, मंजिल नहीं। तो इसी बड़ी सोच के साथ अब हम जमीन पर उतरते हैं, तिरवा की मिट्टी की कहानी सुनते हैं। क्योंकि कोई भी रणनीति हवा में नहीं बन सकती, उसे जमीन की हकीकत पर आधारित होना चाहिए। इसके लिए सबसे जरूरी है लोगों की आवाज सुनना। उनकी उम्मीदें क्या हैं, उनकी तकलीफें क्या हैं। और जब हम तिरवा में लोगों की सुनते हैं तो सबसे पहली और सबसे बड़ी आवाज जो सुनाई देती है वो है कृषि संकट की। ये एक ऐसी समस्या है जो यहाँ की एक बहुत बड़ी आबादी को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। आखिरकार खेती ही तो इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं, किसान ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं हैं। ये एक गहरी हताशा, एक पीड़ा की अभिव्यक्ति है। जब अन्नदाता को ये लगे कि उसकी मेहनत का सही मूल्य नहीं मिल रहा, तो ये सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा नहीं रह जाता, ये भरोसे का संकट बन जाता है। ये व्यवस्था पर एक सवालिया निशान है। जमीन से जुड़ी दूसरी बड़ी चुनौती है यहाँ के नौजवानों की, युवा बेरोजगारी। एक ऐसी समस्या जो ना सिर्फ आज को प्रभावित कर रही है, बल्कि इस पूरे क्षेत्र के आने वाले कल पर, इसके भविष्य पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रही है। और ये वाक्य युवा नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं, सोचिए इसमें कितना दर्द है। ये सिर्फ नौकरी ना मिलने की बात नहीं है, ये उम्मीदों के टूटने की कहानी है। ये एक ठहरे हुए समय का एहसास है जहां ऊर्जा और क्षमता तो है, लेकिन उसे सही दिशा और अवसर नहीं मिल पा रहा है। तो जमीन की इन भावनाओं और हकीकतों को समझने के बाद अब हम चलते हैं आंकड़ों की दुनिया में, डेटा की तरफ। क्योंकि भावनाएं हमें क्यों बताती हैं और आंकड़े हमें कैसे और कितना समझाते हैं। देखते हैं कि 2022 के चुनाव में संख्याओं ने असल में क्या कहानी कही। ये डोनट चार्ट 2022 के चुनावी मुकाबले की तस्वीर बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मिले 44.5% वोट और समाजवादी पार्टी को मिले 42.6%। फासला महज 1.9% का, मतलब मुकाबला बिल्कुल आमने सामने का था। लेकिन असली कहानी जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, वो बीएसपी के 9.7% वोट शेयर में छिपी है। यही वो निर्णायक यानी किंग मेकर वोट थे, जो अगर किसी भी एक तरफ जाते तो नतीजों की पूरी कहानी ही बदल जाती। अब इन मुख्य आंकड़ों को एक साथ देखते हैं। कुल मतदाता थे 3,80,571। इनमें से 62.4% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, यानी कि वोटर टर्नआउट 62.4% रहा। और नतीजा, जीत का अंतर, विनिंग मार्जिन सिर्फ 1.94%, यानी कि 4,608 वोट। ये आंकड़े हमें यही बताते हैं कि चुनावी रणनीति में हर छोटी से छोटी चीज कितनी मायने रखती है। किसी भी चुनाव को अकेले में देखना अधूरी तस्वीर देता है। पूरी कहानी समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा।
तो चलिए अब अपनी नजर को थोड़ा और बड़ा करते हैं और पिछले एक दशक यानी 3 चुनावी चक्रों के रुझानों ट्रेंड्स को देखते हैं। इससे हमें पता चलेगा कि तिरवा के मतदाताओं की सोच, उनकी निष्ठा समय के साथ कैसे और क्यों बदली है। ये टेबल अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। 2012 पर नजर डालिए। सपा 41.9% वोट के साथ एक मजबूत स्थिति में थी, जबकि बीजेपी सिर्फ 17.3% पर थी। फिर आया 2017 का चुनाव। एक बड़ी राजनीतिक लहर थी और बीजेपी का वोट शेयर उछलकर 47.1% हो गया, जबकि सपा 35.8% पर आ गई। लेकिन 2022 में कहानी फिर पलटी। सपा ने जबरदस्त वापसी की और अपना वोट शेयर बढ़ाकर 42.6% कर लिया और बीजेपी के 44.5% के बिल्कुल करीब आ गई। ये बार चार्ट इसी बदलाव को और भी स्पष्ट तरीके से दिखाता है। आप देख सकते हैं कि कैसे 2017 से 2022 तक ये मुकाबला एक त्रिकोणीय या बहुकोणीय लड़ाई से बदलकर 2 प्रमुख पार्टियों के बीच एक सीधी आमने सामने की लड़ाई, एक बाइपोलर कॉन्टेस्ट में तब्दील हो गया। राजनीति का ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन यहां साफ नजर आ रहा है। तो इस पूरे डेटा क्रंचिंग से, इस विश्लेषण से 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें निकल कर आती हैं। पहली, दलित रीअलाइनमेंट। बीएसपी का वोट शेयर लगातार गिरा है। इसका मतलब यह है कि एक बड़ा वोट बैंक अब एक नए राजनीतिक विकल्प की तलाश में है। ये एक बहुत बड़ा अवसर है। दूसरा, टर्नआउट राइज। मतदान प्रतिशत लगातार बढ़ा है, जो दिखाता है कि लोग अब ज्यादा जागरूक हैं और अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, अब स्थानीय मुद्दे, लोकल इश्यूज राष्ट्रीय लहरों पर भारी पड़ रहे हैं। किसानों की आय, युवाओं को नौकरी, ये वो मुद्दे हैं जो अब चुनाव का रुख तय कर रहे हैं। तो हमने जमीन को समझा, आंकड़ों को परखा और ट्रेंड्स को पहचाना। अब इन सब विश्लेषणों के आधार पर एक ठोस रणनीतिक ढांचे की बात करते हैं। एक ऐसा ढांचा जो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि एक बेहतर शासन देने के लिए हो। इसे हम चतुर्मुख सिद्धांत या द 4-fold गवर्नेंस पाथ कह सकते हैं। इस रणनीति के 4 मजबूत स्तंभ हैं। पहला है इलेक्टोरल कोalition। सिर्फ अपने कोर बेस से काम नहीं चलेगा। उस 2% के अंतर को पाटने के लिए दलित और अल्पसंख्यक वोटों को सम्मान के साथ जोड़ना ही होगा। दूसरा स्तंभ है ऑर्गेनाइजेशनल कैडर। बूथ स्तर पर एक मजबूत और प्रेरित संगठन जो हर घर, हर वोटर तक पहुंच सके। तीसरा है नैरेटिव ऑफ यूनिटी। एक ऐसी कहानी जो लोगों को जोड़े, तोड़े नहीं। विकास की, न्याय की और किसानों के सम्मान की कहानी। और चौथा, रिसोर्सेज फॉर आउटरीच। इन सबको जमीन पर उतारने के लिए स्वयंसेवकों, टेक्नोलॉजी और सही सहयोगियों की शक्ति का इस्तेमाल करना। अब हम इस पूरे विश्लेषण के सार की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने रणनीति बना ली, आंकड़े समझ लिए, लेकिन एक नेता का असली काम यहीं से शुरू होता है। चुनावी वादों के शोर से आगे बढ़कर ठोस प्रदर्शन यानी टैंजिबल परफॉर्मेंस की शांत और मुश्किल राह पर चलना। ये एक बहुत गहरा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। हम किसी नेता की सफलता को कैसे मापते हैं? क्या सिर्फ इस बात से कि वो चुनाव जीत गया? क्या जीत ही अंतिम सत्य है? एक नेता का, एक पब्लिक सर्वेंट का असली पैमाना क्या होना चाहिए? और इसका जवाब बहुत सीधा और साफ है। एक नेता का असली माप जीत के अंतर से नहीं, बल्कि उसकी सेवा की गुणवत्ता, द क्वालिटी ऑफ सर्विस से होता है। क्योंकि अंत में राजनीति का असली उद्देश्य सिर्फ सत्ता हासिल करना नहीं, बल्कि उस सत्ता का इस्तेमाल करके लोगों के जीवन में एक सकारात्मक, एक मीनिंगफुल बदलाव लाना है। यही इस पूरे विश्लेषण का और शायद राजनीति का भी असली सार है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।